पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। किंग ने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर किया कि सिटी के अंदर चले जाओ और लोगों में रूमर फैल रहा था कि अब किसी भी समय राजा के सोल्जर्स उनके ऊपर अटैक कर देंगे और इसलिए बहुत सारे लोग जाके गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करने लगे और लोगों ने पेरिस के ईस्ट की तरफ बैस्टिल पे अटैक करने का सोच लिया। बैस्टिल राजा के तानाशाही रूल का प्रतीक था। उन्होंने बैस्टिल पे अटैक किया और वहाँ के कमांडर को मार दिया और वहाँ पे 7 प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया। पर ऐसा क्या हुआ था 14 जुलाई 1789 को कि पेरिस के लोग इतना रिवोल्ट करने लगे। इनफैक्ट आज भी 14 जुलाई को हर साल बैस्टिल डे सेलिब्रेट करते हैं लोग। तो देखते हैं ऐसा क्यों हुआ था। इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। फ्रांस की सोसाइटी 18th सेंचुरी में 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट एस्टेट्स में क्लर्जी आते थे यानी कि चर्च, सेकेंड एस्टेट में किंग और उसकी फैमिली और थर्ड एस्टेट में बाकी पूरे लोग आते थे जैसे बिजनेसमैन, लॉ मेकर्स, किसान या फिर जो काम करते हैं। फ्रांस की पॉपुलेशन के 90% लोग किसान थे, पर इसका मतलब ये नहीं था कि किसान के पास सबसे ज्यादा जमीन थी। 60% जमीन फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट के पास थी और जो भी रिच मेंबर्स थे थर्ड एस्टेट के उनके पास थी। तो थर्ड एस्टेट के साथ बहुत ही बुरा होता था, जैसे कि पूरे टैक्सेस इन्हीं को देने पड़ते थे। फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट आराम से जीते थे, उनके पास ये प्रिविलेज था कि उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। और इतना ही नहीं, डायरेक्ट टैक्स जैसे टाइल और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स, टोबैको और सॉल्ट पे उनको देना पड़ता था और उनको किंग को अलग से फ्यूडल ड्यूज देने पड़ते थे और पीजेंट्स ऑब्लाइज थे किंग के लिए काम करने के लिए इन आर्मी या उनके घर पे या उनके खेत पे या कोई रोड बनाने के लिए। और चर्च भी पीजेंट्स से टैक्स लेते थे जिसको टाइद कहते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि थर्ड एस्टेट बड़े आराम से ये सब टैक्सेस देता था। दे डिड रिवोल्ट। उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया कि हमें टैक्स नहीं देना और हमें फूड सिक्योरिटी चाहिए, हमारे पास खाने की कमी है। पर ये सब जो भी रिवोल्ट थे ये सब हमेशा शांत करा दिए जाते थे। ये कोई भी ऑर्गेनाइज तरीके में नहीं होता था। पर जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही थी, वो एजुकेटेड हो रहे थे और उनके पास नए आइडियाज आ रहे थे, देन पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग कि कोई भी पर्सन की इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो कोई पर्टिकुलर फैमिली में पैदा हुआ है, बल्कि किसी भी इंसान की इम्पोर्टेंस उसकी सोशल पोजीशन पे डिपेंड करनी चाहिए। तो फ्रेंच सोसाइटी के फिलोसोफर्स जैसे जॉर्ज रूसो या फिर जॉन लॉक, दे बिलीव्ड कि फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वल लॉज होने चाहिए एंड अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए सबको, ना कि सिर्फ रिच मेंबर्स को। इनफैक्ट जॉन लॉक ने अपनी बुक ट्रू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट में लिखा कि राजा के पास कोई भगवान ने उनको राइट्स नहीं दिए कि वो जो चाहे कर सकते हैं। इनफैक्ट सबके पास राइट होना चाहिए। वैसे राजा से याद आया, 1774 में फ्रांस के राजा बने लुई 16 और उनकी शादी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से हुई थी। जब लुई 16 फ्रांस के राजा बने, he thought he'll get a lot of money, बट उनके राजा बनते वक्त फ्रांस के पास पैसों की बहुत कमी थी। और ऐसा क्यों हुआ जानते हैं। कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एक्सट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साई। इतना आलिशान सब महल था उनका वर्साई का, तो उसके रख रखाव के लिए ऑफ कोर्स बहुत सारा पैसा चाहिए, प्लस बहुत सारी वॉर्स हो रही थी। इनफैक्ट लुई 16 के टाइम पे फ्रांस ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाई ब्रिटेन से। फ्रांस के ऊपर ऑलरेडी 2 बिलियन लीवर का डेट था और 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने के बाद एडिशनल 1 बिलियन लीवर का डेट हो गया। और फ्रांस के स्टेट को जो लोन दिए थे क्रेडिटर्स ने, उन्होंने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के 10% कर दी, जिसकी वजह से ज्यादातर पैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाने में चला जाता था। और इतना ही नहीं, आर्मी, कोर्ट, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, इन सब के लिए भी पैसे चाहिए। सो राजा ने सोचा चलो टैक्स बढ़ाते हैं। द स्ट्रगल टू सर्वाइव। फ्रांस में 1715 में 23 मिलियन लोग थे, पर 1789 तक आते आते 28 मिलियन लोग हो गए फ्रांस में, जिसकी वजह से खाने का दाम बहुत तेज से बढ़ने लगा। इनफैक्ट पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो हो रही थी, पर फूड प्रोडक्शन इतना तेजी से नहीं बढ़ पाया, जिसकी वजह से जो ब्रेड था उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया। पर जितनी तेजी से प्राइस बढ़ रहा था, लोगों की इनकम उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई और इसी की वजह से वहाँ पे सबसिस्टेंस क्राइसिस होने लगी। द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। राजा ने सोचा तो ये कि चलो टैक्सेस बढ़ाते हैं, पर उस समय फ्रांस में राजा अपने आप टैक्सेस नहीं बढ़ा सकता था, उसको एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। एस्टेट्स जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों स्टेट्स अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे और सिर्फ मोनार्क ये मीटिंग बुला सकता था। लास्ट टाइम एस्टेट्स जनरल की मीटिंग फ्रांस में बुलाई गई थी 1614 में। तो लुई 16 ने 5 मई 1789 को एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई, जिसमें 300 मेंबर्स
फर्स्ट एस्टेट से, 300 मेंबर्स सेकंड एस्टेट से और बाकी 600 लोग थर्ड एस्टेट से आए और इन तीनों एस्टेट का एक एक वोट था, जिससे थर्ड एस्टेट बहुत ही अनहैप्पी थे। वो चाहते थे कि हर एक आदमी का एक वोट हो, पर राजा बिल्कुल नहीं चाहता था, जिसकी वजह से थर्ड एस्टेट गुस्से में वहाँ से निकल गए। 20 जून को थर्ड एस्टेट के मेंबर असेंबल हुए एक इंडोर टेनिस हॉल में एंड दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स नेशनल असेंबली। और उन्होंने बोला कि जब तक हम एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। और उन्होंने बोला कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग किंग की पावर लिमिट करेंगे। और ये नेशनल असेंबली लीड कर रहे थे मिराबियो एंड इमैनुअल जोसेफ सीएस। तो लोगों के इतने प्रोटेस्ट की वजह से किंग को नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज करना पड़ा और उन्होंने बोला कि ओके फ्रॉम नाउ ऑन मेरा जो पावर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन चेक करेगा। और फर्स्ट एस्टेट से भी बेनिफिट्स छीन लिए गए, जो लोगों को उनको टैक्स देना पड़ता था वो अब खत्म हो गया और जो भी लैंड था उनके पास वो भी कॉन्फिस्केट कर लिया गया। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार कर लिया इन 1791 और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किंग की पावर्स 3 जगह डिवाइड हो गई थी विद लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लॉ मेकिंग पावर्स नेशनल असेंबली की थी। नेशनल असेंबली इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी, यानी कि जो एक्टिव सिटीजन्स हैं वो पहले इलेक्टर्स चुनते हैं और उसके बाद वो इलेक्टर्स वोट करते हैं नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चूज करने के लिए। तो ऐसा नहीं था कि थर्ड एस्टेट के सारे लोग वोट कर सकते थे, सिर्फ मेन वोट कर सकते थे, वुमेन नहीं। और वो भी सारे मेन भी नहीं वोट कर सकते थे, उनको 25 साल से ज्यादा का होना था। सिर्फ टैक्सेस देने वाले लोग ही वोट कर सकते थे और वो टैक्स 3 दिन के लेबर की वेज के मिनिमम तो होना ही था। और जो इस कंडीशन को नहीं मीट करते थे वो पैसिव सिटीजन होते थे, यानी कि वो वोट नहीं दे सकते थे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसके अकॉर्डिंग लोगों को राइट टू लाइफ मिली, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन और इक्वालिटी बिफोर लॉ। फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़े, लेट्स नो द डिफरेंस बिटवीन मोनार्की और रिपब्लिक। मोनार्की उसको बोलते हैं जब हमारे हेड ऑफ स्टेट कोई किंग या फिर क्वीन होता है और वो जगह कोई और नहीं ले सकता, सिर्फ उनके खानदान का ही व्यक्ति ले सकता है। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में जो क्वीन है वो है हेड ऑफ स्टेट और जो नेक्स्ट हेड ऑफ स्टेट बनेगा वो भी उनकी फैमिली का होगा। और रिपब्लिक वो होती है जब हेड ऑफ स्टेट को लोग चुनते हैं या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। जैसे इंडिया, हम लोग रिपब्लिक हैं क्योंकि हमारे जो हेड ऑफ स्टेट है यानी कि हमारे प्रेसिडेंट वो वोट के थ्रू आते हैं। तो फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस मोनार्की से रिपब्लिक कैसे बना और राजा का क्या हुआ? तो राजा ने हाँ तो किया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन मान रहा है और अपनी पावर्स को लिमिट करने के लिए भी रेडी था, बट उसने सीक्रेट नेगोशिएशंस किए अपने आसपास की कंट्रीज से, क्योंकि कोई भी राजा नहीं चाहता था कि उनकी पावर्स कम हो। उसके पहले कि ये राजा कुछ कर सकते, नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर कर दी ऑस्ट्रिया और रशिया के अगेंस्ट और लोग भी बहुत ज्यादा मात्रा में लड़ने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वो ये देख रहे थे कि अब ये राजा और लोगों के बीच की लड़ाई है और हमें ये प्रिविलेज का सिस्टम खत्म करना है। जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें रिच मेंबर्स जो थे उनको ज्यादा महत्व दिया गया एज कम्पेयर टू जो गरीब थे, जो किसान थे। तो अपनी आवाज सुनाने के लिए लोगों ने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए जिसमें अलग अलग विचार के लोग अपनी अपनी बातें बताते थे ताकि उनकी बातें गवर्नमेंट सुने। ऐसा ही एक क्लब था जैकोबिन क्लब, जिसके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर और इनकी एक पर्टिकुलर ड्रेस थी जो उनको अलग करती थी विद अदर पीपल। तो जब ब्रेड का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो लोग बड़ा ही रिवोल्ट करने लगे और जैकोबिन क्लब ने प्लान किया कि राजा के पैलेस में घुस के राजा को बंदी बना लेना। और नेशनल असेंबली ने वोट किया टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली और वापस से इलेक्शन हुए और इस इलेक्शन में 21 साल या उससे ज्यादा की उम्र के लोग वोट कर सकते थे, पर अब की बार भी सिर्फ मेल ही वोट कर सकते थे, फीमेल्स नहीं। और ये जो नया बॉडी इलेक्ट होके आई इसको नेशनल कन्वेंशन बोला गया और 21 सितंबर 1792 में इस नेशनल कन्वेंशन ने मोनार्की अबॉलिश करी और फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित किया। और 21 जनवरी 1793 में फ्रांस के राजा लुई 16 को गिलोटिन से उनका सर काट दिया गया। 1793-1794 में नेशनल कन्वेंशन में जैकोबिन क्लब की गवर्नमेंट फॉर्म हुई और इस पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर ने बहुत ही सीवियर कंट्रोल करा और बहुत ही बुरी पनिशमेंट देने लगे।
जो भी उसके एनिमीज थे, चाहे वो एक्स नोबेल्स हो या क्लर्जी या फिर अदर पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर या फिर उसकी खुद की पार्टी के मेंबर्स, जिसको भी वो पसंद नहीं करता था उसको वो अरेस्ट करवाता था, इन प्रिजन करता था और एक रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल देखता था कि अगर वो पर्सन गिल्टी है तो उसको गिलोटिन्ड कर दिया जाता था। पर जैकोबिन क्लब ने एक बहुत अच्छी चीज करी थी, that they abolished slavery। तो स्लेवरी क्या थी? फ्रांस की जो कॉलोनीज थी कैरेबियन में, जैसे मार्टिनिक, ग्वाडेलूप या फिर सैन डोमिंगो, यहाँ से चीजें इंपोर्ट होके आती थी फ्रांस में, जैसे टोबैको, इंडिगो, शुगर या फिर कॉफी। तो ये सारी चीजें बनाने के लिए वहाँ पे लेबर्स की जरूरत थी, पर यूरोप से कोई भी वहाँ पे काम करने को जाने के लिए रेडी नहीं था। तो इसलिए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड की शुरुआत हुई। इसमें क्या होता था, फ्रांस के दो इम्पोर्टेंट पोर्ट नैंटिस या फिर एक्स से ट्रेडर्स निकलते थे और अफ्रीकन कोस्ट पे जाके लोगों को खरीदते थे और उनको फिर बोट में बहुत ही दयनीय स्थिति में लेके आते थे कैरेबियन, वहाँ पे उनसे काम करवाते थे और फिर इंडिगो, टोबैको, शुगर, कॉफी, ये सब चीजें वापस से लेके वो फ्रांस में आते थे। तो ये स्लेवरी ऑफ कोर्स बहुत बुरी थी और नेशनल असेंबली में ये बात हुई थी कि स्लेवरी को हटाया जाए, पर ये नहीं हुआ। पर कन्वेंशन ने स्लेवरी अबॉलिश करके एक अच्छा काम किया। पर क्योंकि मैक्सिमिलियन का ओवरऑल ही वाज वेरी विकेड, वो अपने मन की चलाता था, सो फाइनली कोर्ट ने उसको कॉन्विक्ट कर दिया और फाइनली उसका भी वही फेट हुआ जो ज्यादातर लोगों का फेट था फ्रांस में उस समय, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। ओल्ड रेजिम में कोई भी बुक, न्यूज़पेपर या प्ले रिलीज होने से पहले किंग के सेंसर्स के पास जाता था और अगर वो अप्रूव करते थे तभी वो रिलीज होने पाता था। पर डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन के बाद सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मिला और इसलिए अब जो भी सेंसरशिप थी वो हट गई और लोग फ्रीली ये सब चीजें पब्लिश कर सकते थे और लोग अपनी बातें गाने, प्लेज या फिर फेस्टिव प्रोसेशंस के थ्रू अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते थे। जब जैकोबिन गवर्नमेंट की फॉल होने लगी तो जो भी रिच मेंबर्स थे सोसाइटी के, उन्होंने पावर्स अपने हाथ में ले ली और फिर वापस से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जिसके पास प्रॉपर्टी होगी वही वोट कर सकते हैं, यानी नो प्रॉपर्टी देन यू डोंट हैव एनी वोट। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई और इन दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम था मिलकर डायरेक्टरी बनाना, जो कि 5 मेंबर की बॉडी थी। पर लेजिस्लेटिव काउंसिल और डायरेक्टरी में आपस में बहुत लड़ाई होने लगी और जिसका फायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया बाय बिकमिंग द न्यू किंग ऑफ फ्रांस। 1804 में फ्रांस के राजा बने नेपोलियन बोनापार्ट और इसने बहुत सारे एरिया ऑक्यूपाई किए एंड ही केम टू बी नोन एज मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, क्योंकि उसने बहुत सारे लॉज बनाए फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स पूरे यूरोप में करने का उसने ट्राई किया। तो लोग पहले तो बहुत ही खुश थे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने इतना अच्छा काम किया, बट लेटर ऑन व्हेन दे रियलाइज्ड नेपोलियन तो बहुत ही ज्यादा क्रूअल हो रहा है। बट फाइनली 1815 में इन बैटल ऑफ वाटरलू वो हार गया एंड सो सिर्फ इतना ही आपकी बुक में। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।